So students, we have seen about the force and we also started inertia. Today also we are going to learn about the inertia. See the page number 16. Always remember the tendency of an object to remain in its existing state is called its inertia. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी मतलब कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा उसे हम कहते हैं इनर्शिया. दिस इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन्स इन द सेम स्टेट. मतलब स्टेशनरी वाला स्टेशनरी में ही रहेगा एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इन अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. ये कब होगा? जो चीज़ उसी स्टेट में है, जिस स्टेट में वो है उसी में रहेगी, उसे ही हम कहते हैं इनर्शिया. लेकिन कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तब तक वो जिस कंडीशन में है वैसे ही रहेगा. ठीक है, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखिए. इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट. An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. This property is called the inertia of the state of rest. मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट वाली कंडीशन में है और वो अपनी कंडीशन चेंज नहीं कर रहा है किसी और स्टेट में, तो उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट. सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन. The inherent property of an object due to which its state of motion cannot change, it's called the inertia of motion. बहुत ही सिंपल है. अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में रहेगा, तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. उसी तरीके से जब अगर कोई मोशन में है, मूवमेंट में है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो ये हो गया मोशन. अगर वो इस मूवमेंट वाली कंडीशन में है, मोशन वाली कंडीशन में है, तो उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, a revolving electric fan continues to revolve even after it is switched off. Passengers sitting in the running bus get a jerk in the forward direction if the bus suddenly stops. क्या होता है बहुत बार कि हम लोग बस में बैठे और बस अचानक से रुक गई, तो क्या होता है कि वो हम लोग जो कंडीशन में थे, जो मूवमेंट वाली कंडीशन में थे, रुकने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो बस चल ही रही है, तो उसे हम इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन. फिर है डायरेक्शनल इनर्शिया. The inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called directional inertia. यानी कि ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, उसे कहता है डायरेक्शनल इनर्शिया. आप लोग नाम से ही याद रख सकते हो ये चीज़ें. ओके, for example, if a vehicle in motion along a straightened line suddenly turns, the passengers sitting in it are thrown opposite to the direction of turning. देखो, बस में अगर हम बैठे हैं और बस ने अगर राइट साइड में डायरेक्शन अचानक ले लिया तो हम लोग लेफ्ट साइड में झुकते हैं. कोई भी व्हीकल पे ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं, तो इसे कहते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया. सो दीज आर अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. नाउ द pressure, this topic we are going to start. अभी हम लोग प्रेशर स्टार्ट करने वाले हैं. You must have observed the types of 2-wheelers and 4-wheelers getting pressurized. The air filling machine has a pressure indicating dial or a digital meter showing the digital reading of pressure. आप लोगों ने मशीन देखी होगी प्रेशर की, जो हम लोग देखो एक सिंपल एग्जांपल, जो जिसमें हम हवा भरवाते हैं. ठीक है, तो वो हवा भरवाने की जो मशीन होती है उसमें एक छोटा सा डायल होता है और एक मीटर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना प्रेशर है अंदर टायर्स में. राइट, द मशीन फील्स द प्रेशर टू अ सर्टन वैल्यू. ये मशीन क्या करती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक के मशीन ये प्रेशर फील करती है. You are aware that a force has to be applied for filling air in the bicycle tire with a hand pump. जब हैंड पंप से हम लोग पुराना था हैंड पंप जो था, जो हम पहले पुराना हैंड पंप से हवा भरवाते थे ना, हैंड पंप मतलब जो पुराना मशीन था जिससे हम लोग साइकिल में हवा भरते थे उसको कह रहे हैं हैंड पंप. ठीक है, तो उससे जब हम लोग पहले हवा भरते थे तो उससे हमें क्या करना पड़ता था? फोर्स अप्लाई करना पड़ता था. राइट, You are aware that force has to be applied for the filling air in the bicycle tire with a hand pump. By applying force, air pressure is increased and then the air is pushed into the tires. क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो एयर होती है वो टायर के अंदर भर दी जाती है.
आर फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड? तो क्या प्रेशर और फोर्स रिलेटेड है एक दूसरे से? एक्टिविटी, टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल्स एंड पुश देम इनटू अ वुडन प्लैंक बाय हैमरिंग ऑन देयर हेड्स। क्या करना है आपको? एक वुडन का जो लकड़ी होती है उसको लेना है, बोर्ड जो बोलते हैं हम लोग, और उसमें आपको क्या करना है, जो हमारे कीले होते हैं उसको हैमर करना है, ठोकना है। नाउ टेक अ नेल एंड होल्ड इट विथ इट्स हेड ऑन द प्लैंक एंड हैमर इट्स डाउन फ्रॉम द पॉइंटेड एंड। यानी क्या बोला है, पहले हम लोग जैसे नॉर्मली ये करते हैं, खीलों को हम लोग ठोकते हैं, जो शार्प पॉइंट होता है उसको हम लोग वुडन बॉक्स की तरफ रखेंगे और फिर उसे ठोकेंगे। और अगर दूसरे बार हम लोग क्या करते हैं, वो जो शार्प पॉइंट है वो ऊपर साइड में रखेंगे और फिर हैमर करके देखेंगे, तो क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा ना। When pressing the drawing pins into a drawing boards, they get into the board easily। जब हम लोग पिंस जो होते हैं ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग जो पिन फिक्स करते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या होते हैं, इजीली बोर्ड के अंदर चले जाते हैं। बाय अप्लाइंग अ फोर्स यूजिंग द थंब वन कैन पुश द पिंस इनटू द बोर्ड। On the contrary, while pressing ordinary pins into the board with a the thumb may get hurt। थंब भी क्या हो सकता है, ऐसे पिन अप्लाई करते समय उसे इंजुरी हो सकती है। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन इट। What does this simple experiment tell? The nail easily penetrate into wood from its pointed end। penetrate मतलब अंदर घुस रहा है वो किसके, वुडन बॉक्स के। easily कब? जब हम वो शार्प एंड से उसे हैमर कर रहे हैं। From this you will notice that when a force is applied on the head of the nail, it's easy to hammer it into the plank। It is easy to cut vegetables, fruits with a sharp knife. A blunt knife does not work here। Why does this happens? ये क्या होता है, जब भी हम लोग सब्जियां काटते हैं तो क्या होता है, जो ब्लंट नाइफ होता है उससे अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन हम लोग जब शार्प नाइफ से काटेंगे तो इजीली कट होगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन इट। द फोर्स एक्सर्टेड perpendicularly on a unit area is called pressure। This is the definition of pressure। Force exerted perpendicularly on a unit area। पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलरली मतलब सीधी स्ट्रेटली, सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। सी द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये जो डेफिनेशन है प्रेशर की और ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है प्रेशर का, ये दोनों चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसे लर्न करना है। नाउ ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर भी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखने हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, वो हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। एरिया इज मेजर्ड इन एम स्क्वेयर, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज एन अपॉन एम स्क्वेयर। जो हम लोगों ने देखा कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच, एरिया हम फोर्स कैसे हम लोग दिखाते हैं, कैपिटल एन से, और एरिया हम कैसे देखते हैं, मीटर से। तो हम लोग को क्या इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यूनिट कैसे बनेगा, कैपिटल एन अपॉन एम स्क्वायर, एन फॉर न्यूटन। इट इज़ नोन एज पास्कल, पास्कल शॉर्ट में हम PA ऐसे दिखाते हैं। इन एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, PA फॉर पास्कल। जो N/m स्क्वायर जो हमने यूनिट बनाया था प्रेशर का, उसको पास्कल कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक साइंस में जो यूनिट है प्रेशर का वो होता है बार, और बार को कैसे इंडिकेट करते हैं, 10⁵ PA पास्कल। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हमने इसके पहले फोर्स के बारे में पता किया था। फोर्स क्या है, वेक्टर भी है, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये आप लोग खुद पता करेंगे और मुझे
बताएंगे कॉपी में लिख के। इफ़ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूसेस फॉर द सेम फोर्स। अगर क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड इफ़ द एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू नेचुरल अडेप्टेशन द बॉटम सर्फेसेस ऑफ कैमल्स फीट आर ब्रॉड। क्या होता है कि जो कैमल होता है, ऊँट जो होता है, उसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल अडेप्टेशन है। नेचुरल अडेप्टेशन मतलब उस रेगिस्तान में रहने के लिए उसने अपने आप को उस तरीके से बना लिया है। Hence the camel's weight is exerted on a large area and the pressure on the sand is reduced. उसका जो वज़न होता है वो उस ज़्यादा एरिया में फैलता है, उसके ज़्यादा ब्रॉड पैरों की वजह से, और फिर उससे क्या होता है, सैंड के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस इज़ वाई कैमल्स फीट डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सैंड एंड इट बिकम्स ईजी टू वॉक। इसीलिए क्या होता है कि प्रेशर सैंड पे कम होने की वजह से उसके पैर जो है वो सैंड के अंदर नहीं जाते हैं और वो आसानी से उसके ऊपर चल सकता है। दैट्स एग्जांपल ऑफ कि हम लोग प्रेशर अगर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी, सो दिस इज़ अबाउट द प्रेशर। अभी इसके बाद का जो टॉपिक है प्रेशर ऑन सॉलिड, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।